दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही अहम रचना गबन पर बात कर रहे हैं। ये उपन्यास जो 1931 में प्रकाशित हुआ, ब्रिटिश भारत के उस दौर की कहानी कहता है जहां समाज और नैतिकता के बीच की कशमकश साफ नजर आती है। हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार यही उपन्यास ही है और हम इसी के किरदारों, घटनाओं के जरिए जो सवाल उठते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे हम इस सवाल के इर्द गिर्द अपनी बात रखेंगे। उपन्यास का जो मुख्य पात्र है रमानाथ, जिस तरह वो नैतिक रूप से गिरता चला जाता है, क्या उसकी मुख्य वजह उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव थे या फिर ये उसके अपने चरित्र की कमजोरियों का नतीजा था? और ये सवाल देखिए आज भी उतना ही मौजू है। मैं इस नजरिए को सामने रखूंगा कि रमानाथ काफी हद तक अपने समय के सामाजिक और आर्थिक हालातों का शिकार बनता है। मतलब उसके जो फैसले थे वो काफी हद तक बाहरी दबावों का नतीजा थे। और मेरा मानना इससे थोड़ा अलग है। मैं ये पक्ष रखूंगी कि हाँ, सामाजिक दबाव तो थे, यकीनन थे, लेकिन रमानाथ का जो पतन है वो असल में उसके अपने चरित्र की कमियों और उसके निजी फैसलों की वजह से ज्यादा हुआ। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि गबन हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा निम्न मध्यम वर्ग का इंसान रमानाथ समाज में अपनी झूठी शान और दिखावे के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां आपकी हैसियत आपके बाहरी ठाट-बाट से तय होती थी। ऐसा माहौल था। समाज और खासकर जैसा आपने कहा उसकी पत्नी जालपा की जो शुरुआती इच्छाएं थीं, जैसे वो चंद्रहार की फरमाइश, वो उसे अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने पर मजबूर कर देती हैं। ये सिर्फ एक गहने की बात नहीं थी, ये उस सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था जिसे बनाए रखने का दबाव उस पर महसूस हो रहा था। उपन्यास उस जमाने की जो सामाजिक आर्थिक सच्चाइयां हैं उनको बिल्कुल उधेड़ कर रख देता है। मतलब कम आमदनी, नौकरी का कोई भरोसा नहीं और चारों तरफ अमीरों की नकल करने का एक प्रलोभन, एक माहौल। रमानाथ का कर्ज के बोझ तले दबते जाना और आखिरकार दफ्तर के पैसों का गबन कर लेना, ये सब दिखाता है कि ये बाहरी दबाव कितने जबरदस्त थे। उसके लिए नैतिक रूप से सीधा खड़ा रहना लगभग नामुमकिन सा होता चला गया। अब देखिए ना, उसके पिता दयानाथ, जो कि एक ईमानदार और पुराने उसूलों वाले आदमी हैं, वो भी किस तरह आर्थिक तंगी और समाज की उम्मीदों के सामने बिल्कुल लाचार नजर आते हैं। तो ये सिर्फ रामानाथ की निजी नाकामी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर, उस व्यवस्था पर एक तरह की टिप्पणी है जो इंसान को नैतिक समझौते करने पर मजबूर करती थी। आपकी बात में वजन है कि सामाजिक दबाव बहुत थे और प्रेमचंद जी ने उन्हें उकेरा भी कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे थोड़ा दूसरे कोण से देखती हूँ। क्या हम रमानाथ के अपने चरित्र की जो बनावट है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? उपन्यास शुरू से ही हमें बताता है कि वो खूबसूरत है, बातें बनाना जानता है, लेकिन साथ ही वो आलसी भी है, आराम पसंद है और जिम्मेदारियों से कतराता है। ये जो सिफतें हैं ये उसके अंदर पहले से मौजूद थीं। यही निजी कमजोरियां उसे दिखावा करने और सच्चाई का सामना करने के बजाय आसान रास्ता चुनने की तरफ धकेलती हैं, भले ही वो रास्ता अनैतिक क्यों ना हो। आपने जालपा की चंद्रहार की इच्छा का जिक्र किया। हाँ, वो एक चिंगारी हो सकती है, लेकिन आग तो रमानाथ की अपनी कमजोरियों ने लगाई। उसके पास विकल्प था। वो जालपा को सच बता सकता था, अपनी आर्थिक सीमाएं साफ कर सकता था, या फिर ज्यादा मेहनत करके अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर सकता था। लेकिन उसने क्या चुना? झूठ, उधार और आखिर में गबन। ये उसकी अपनी नैतिक रीढ़ की कमी थी, ये साफ दिखता है। समाज ने शायद उसकी इन कमजोरियों को उजागर करने और उन्हें बढ़ाने के लिए एक मंच जरूर दिया, लेकिन बुनियाद तो उसके अपने चरित्र में ही थी। बाहरी दबावों ने सिर्फ उन दरारों को और चौड़ा कर दिया जो पहले से ही उसके व्यक्तित्व में मौजूद थीं। आप उसके चरित्र पर जोर दे रहे हैं और ये वाजिब भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस सामाजिक ताने बाने के वजन को शायद थोड़ा कम करके आंक रहे हैं जिसमें वो जी रहा था, सांस ले रहा था। उपन्यास में नैतिकता और सामाजिक दिखावे के बीच का जो द्वंद्व है, या परिवार की इज्जत और समाज के दबाव का जो मसला है, वो बहुत गहरा है, बहुत बुनियादी है। रमानाथ जैसे निम्न मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, जिसकी आमदनी सीमित थी, परिवार की नाक ऊंची रखना, समाज में अपनी एक हैसियत बनाए रखना, ये शायद सबसे बड़ी चिंता थी। उस दौर के समाज में, जैसा उपन्यास साफ दिखाता है, पैसे और बाहरी शान शौकत की लगभग पूजा होती थी। ऐसे में क्या किसी के लिए पूरी तरह नैतिक बने रहना वाकई एक आसान चुनाव था, या ये हालात की मजबूरी बन गया था?
मुझे तो लगता है कि उपन्यास यही इशारा कर रहा है कि पूरा ढांचा ही कुछ ऐसा था जो रमानाथ जैसे लोगों पर अनैतिक होने के लिए दबाव डाल रहा था। दयानाथ जैसे सीधे साधे लोग भी तो इस दबाव से बच नहीं पाए ना। उनकी ईमानदारी भी उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाई। तो ये सिर्फ रमानाथ का मसला नहीं था। आपने मजबूरी और सीमित विकल्प की बात कही, पर क्या सच में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? यहाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हो पाती हूँ। उपन्यास में और भी तो किरदार हैं जो दबाव झेलते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। जरा जालपा को ही देख लीजिए। हाँ, मानती हूँ, शुरू में उसे गहनों का, उस चंद्रहार का बहुत शौक था, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वही जालपा कितनी बदल जाती है। वो तो असाधारण नैतिक हिम्मत और ताकत दिखाती है बाद में। मुश्किल हालात में वो टूटती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाती है, सच्चाई का सामना करती है। रमानाथ के पास भी तो ये रास्ते थे। वो शुरुआत में ही जालपा से साफ साफ बात कर सकता था, अपनी आर्थिक हकीकत बता सकता था, या फिर सादगी से जीने का फैसला कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसा उपन्यास में ही उसके चरित्र का खाका खींचा गया है, वो सुख चाहने वाला था, गैर जिम्मेदार था। उसने हमेशा आसान रास्ता चुना, जो कि दिखावे, झूठ और फरेब का था। तो मेरे ख्याल में ये उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी थी, जिसने उसके पतन की नींव रखी, न कि सिर्फ बाहरी दबाव। समाज ने उसे फिसलने का मौका दिया होगा, पर फिसलने का चुनाव तो आखिरकार उसी का था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सच बोलना हमेशा एक विकल्प के तौर पर मौजूद रहता है? मैं मानता हूं कि सच बोलना एक विकल्प था, और जालपा का बदलना वाकई काबिले तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके शुरुआती बर्ताव पर अगर लौटें, क्या चंद्रहार की वो इच्छा सिर्फ उसका निजी लालच था, या वो उस समाज की उपज थी? उपन्यास में लालच, भौतिकवाद और आकांक्षाओं का जो ताना बाना बुना गया है, वो बहुत अहम है। चंद्रहार महज एक जेवर नहीं था, वो उस वक्त के समाज में इज्जत, रुतबे और सामाजिक पहचान का एक ताकतवर प्रतीक बन चुका था। जालपा की इच्छा कम से कम शुरू में उस सामाजिक कंडीशनिंग को दिखाती है, जो औरतों को और मर्दों को भी सिखाती थी कि उनका और उनके परिवार का मान सम्मान इन बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ है। रमानाथ इसी सामाजिक उम्मीद का शिकार हुआ। उसे लगा कि एक पति होने के नाते, समाज का एक सदस्य होने के नाते, इन उम्मीदों पर खरा उतरना उसका फर्ज है, चाहे उसकी जेब इजाजत दे या ना दे। उसका हर कदम, उसका हर झूठ समाज के बनाए सफलता के झूठे पैमानों को छूने की एक बेताब, एक हताश कोशिश थी। वो उस व्यवस्था का शिकार था जिसने चीजों को, वस्तुओं को इंसान से ज्यादा अहम बना दिया था। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि भौतिकवाद और सामाजिक प्रतीकों का खेल बहुत बड़ा था उस समय, और चंद्रहार सिर्फ एक गहना भर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मायने रखता था। लेकिन मैं फिर से रमानाथ की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाऊंगी। चलिए, मान लिया कि समाज उम्मीदें रखता है, दबाव डालता है, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने के नाम पर लगातार झूठ बोलना, कर्ज पर कर्ज चढ़ाते जाना और आखिर में सरकारी पैसे का गबन कर लेना, क्या ये एक वाजिब प्रतिक्रिया है? ये तो मतलब हद दर्जे की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आपने खुद माना कि जालपा बदलती है, वो नैतिक रूप से मजबूत होती है, वो मुश्किल हालात का सामना करती है, जिम्मेदारी लेती है, अपने पति को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है और अपनी शुरुआती इच्छाओं से कहीं ऊपर उड़ जाती है। दूसरी तरफ रमानाथ है, जो लगातार कमजोर और अनैतिक रास्ते चुनता जाता है। उसमें अपनी गलतियों से सीखने या जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत ही नहीं दिखती। उसकी अपनी नैतिक कमजोरी और उसके फैसले ही जिम्मेदार हैं। क्या हम उसके हर गलत काम को सिर्फ समाज के माथे मढ़ सकते हैं? ये तो ठीक नहीं लगता। नहीं, ये कहना कि उसके हर काम को समाज के माथे मढ़ दिया जाए, शायद ये सही नहीं होगा, और मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन प्रेमचंद की कलम का जादू यही है कि वो किरदारों को इतना मानवीय और यथार्थवादी बनाते हैं। उनकी जो मनोवैज्ञानिक गहराई है और सामाजिक यथार्थवाद है, वो कमाल का है। उपन्यास रमानाथ को कोई शैतान या पूरी तरह बुरा इंसान बनाकर पेश नहीं करता। उसके अंदर भी एक कश्मकश चलती है। उसे अपने किए पर अपराध बोध होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने कामों के नतीजों से दुखी है, भले ही उसमें हालात बदलने की हिम्मत न हो। ये जो जटिलता है किरदार में, ये दिखाती है कि कैसे आम इंसान, हम और आप जैसे लोग भी जब बहुत ज्यादा सामाजिक आर्थिक दबाव में आते हैं तो नैतिक रूप से लड़खड़ा सकते हैं। उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान के गिरने की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज पर एक तीखा व्यंग्य और एक नैतिक आलोचना भी है।
ये उस दिखावे की संस्कृति, अमीर गरीब का भेद और आर्थिक असुरक्षा पर चोट है जो लोगों को ऐसे निराशा भरे कदम उठाने पर मजबूर करती है या कर सकती है। क्या ये रमानाथ की कहानी उस समाज का आईना नहीं है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किरदार जटिल है और प्रेमचंद का चित्रण हकीकत के बहुत करीब है। उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यही है उसके पात्रों की बारीकियां और नैतिक जटिलता। रमानाथ पूरी तरह से बुरा नहीं है और उसके अंदर के संघर्ष को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी सहानुभूति भी जगती है। लेकिन मेरे लिए ये सहानुभूति उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर देती। उपन्यास की नैतिक जटिलता का ये मतलब नहीं है कि हम उसके कामों को सही ठहरा दें या उसकी जिम्मेदारी कम कर दें, बल्कि ये जटिलता ही इस बात पर जोर देती है कि मुश्किल हालातों में भी इंसान के अपने नैतिक चुनाव कितने मायने रखते हैं। रमानाथ की कहानी एक तरह की चेतावनी है जो दिखाती है कि निजी कमजोरी और गलत नैतिक फैसलों के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। और जैसा कि कुछ पाठक भी महसूस करते हैं, रमानाथ से पूरी तरह सहानुभूति रखना मुश्किल हो जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी कमजोरियां इतनी साफ और निराशाजनक नजर आती हैं। क्या उसकी थोड़ी सी शर्मिंदगी या उसका अपराध बोध उसके किए गए गबन जैसे गंभीर अपराध को कम कर सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने कहा कि उसकी कमजोरियां निराशाजनक रूप से साफ है, और क्या ये निराशाजनक सच्चाई आज भी उतनी ही कड़वी नहीं है? जरा सोचिए, आज के दौर में दिखावे का दबाव क्या कम है? अपनी हैसियत से बढ़कर जीने की होड़, वो कीपिंग अप अपीयरेंसेस की जो प्रवृत्ति है, वो तो शायद और भी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड के बिल, बैंकों के कर्ज, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी और चीजों का बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करना, दूसरों से लगातार अपनी तुलना करना, ये सब क्या है? ये रमानाथ के जमाने के दबाव के ही तो नए रूप हैं। ये तथ्य कि रमानाथ की कहानी और उसके सामने खड़े हुए मुद्दे आज भी इतने प्रासंगिक लगते हैं, यही तो साबित करता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरियां नहीं है, बल्कि ये समाज की वो ताकतवर धाराएं हैं जो इंसानों के बर्ताव और उनके फैसलों पर गहरा असर डालती हैं। रमानाथ की कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं, वो आज के समाज का भी अक्स पेश करती है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये दबाव आज भी मौजूद है। शायद उनका रूप बदल गया है, उनकी शक्ल बदल गई है, लेकिन उनका वजूद बना हुआ है। और उपन्यास की यही खूबी है, यही महानता है कि वो वक्त के पार जाकर भी प्रासंगिक बना रहता है। लेकिन मैं इस प्रासंगिकता को थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। हाँ, समाज दबाव डालता है, तब भी डालता था, आज भी डालता है। मगर उपन्यास का असली संदेश मेरे ख्याल में यह है कि इन दबावों के सामने आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या होती है, वही आखिरकार सबसे अहम है। नैतिक मूल्यों और दुनियावी चीजों की चाहत के बीच की जो कश्मकश है, वो हमेशा से रही है और शायद हमेशा रहेगी। ये कश्मकश इंसान के चरित्र की, उसके आत्मसंयम की और उसके नैतिक फैसलों की परीक्षा लेती है। गबन हमें दिखाता है कि इस इम्तिहान में नाकाम होने के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो हाँ, सामाजिक दबाव असली है, हकीकत है, लेकिन आखिरी विश्लेषण में इंसान का अपना चरित्र और उसका चुना हुआ नैतिक रास्ता ही उसकी तकदीर तय करता है। आज भी लोग इन्हीं दबावों के बीच चुनाव करते हैं। कुछ रमानाथ की तरह फिसल जाते हैं, कुछ जालपा की तरह संभल जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो लब्बू लुआब ये है कि मेरे नजरिए से गबन बहुत पुरजोर तरीके से ये दिखाता है कि कैसे समाज और अर्थव्यवस्था का बोझ एक इंसान को नैतिक रूप से कमजोर बना सकता है, उसे गलत रास्ते पर धकेल सकता है। रमानाथ की कहानी उस दौर के निम्न मध्यम वर्ग के संघर्षों, उनकी दबी हुई इच्छाओं और उस दिखावे की संस्कृति के खतरों का एक दर्दनाक और सच्चा अक्स पेश करती है। वो जितना अपनी कमजोरियों का मारा था, उतना ही कहीं न कहीं हालातों का भी शिकार था। और मैं अपनी बात को इस तरह समेटूंगी कि बाहरी हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हों, गबन आखिरकार व्यक्तिगत जिम्मेदारी, चरित्र की मजबूती और नैतिक चुनाव के महत्व पर ही रोशनी डालता है। रमानाथ का गिरना उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों और लगातार दोहराई गई नैतिक गलतियों का एक दुखद नतीजा था, जिसे उस वक्त के सामाजिक माहौल ने शायद उजागर किया और उसको एक तरह से तेज रफ्तार दी। हाँ, हम इस बात पर तो शायद एक मत हो सकते हैं कि उपन्यास व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक ताकतों के बीच एक बहुत ही पेचीदा और लगातार बदलते रिश्ते को सामने रखता है। हमारी असहमति शायद
इस बात पर बनी हुई है कि रमानाथ के नैतिक पतन में किस चीज का वजन ज्यादा था, उसके अंदर की कमजोरियों का या बाहर के दबावों का। बिल्कुल। और शायद यही प्रेमचंद जी की महानता है कि वो हमें किसी आसान जवाब तक नहीं पहुंचने देते, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। ये साफ है कि गबन हमें कई अलग अलग पहलुओं से सोचने की दावत देता है। ये उपन्यास हमें न सिर्फ उस खास दौर के हिंदुस्तानी समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि आज भी हमारे चारों ओर मौजूद दबावों और हमारे अपने नैतिक विकल्पों पर गहराई से विचार करने के लिए उकसाता है। और यकीनन इस उपन्यास में और भी बहुत कुछ है जिस पर पाठक खुद गौर कर सकते हैं और अपनी एक समझ बना सकते हैं।